आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालती है आज की हेडलाइंस पर। बी सुदर्शन रेड्डी पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर भड़के रिटायर्ड जज, कहा दुर्भाग्यपूर्ण है इतने बड़े नेता का ऐसा बयान। पहले किया वर्क फ्रॉम होम, अब करेंगे वर्क फ्रॉम जेल। शहजाद पूनावाला ने पूछा जन सुनवाई के लिए जेल में होगा कमरा। श्रीनगर में पीडीपी के विरोध प्रदर्शन पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कहा बेहतर होता अगर महबूबा ने दिल्ली के सामने मुद्दा उठाया होता। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी छात्रों पर लाठीचार्ज, राहुल गांधी ने कहा ये डरपोक सरकार की पहचान। NH-34 पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 9 की मौत 43 घायल। पीएम सीएम को हटाने वाले विधायक पर जेपीसी का बायकॉट करेगी सपा। नेतन्याहू की जंग से परेशान हुई इजरायली सेना, आर्मी चीफ ने हमास को डील करने पर पीएम को बड़ी नसीहत। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार बालाकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी की रिटायर्ड जजों ने निंदा की है। अमित शाह ने सलवा जुडूम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के फैसले पर कहा कि अगर ये फैसला न आता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 में ही खत्म हो जाता। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जिसे पूर्व जजों ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस जे चलमेश्वर समेत 18 रिटायर्ड जजों के समूह ने यह भी कहा है कि उच्च राजनीतिक पदाधिकारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से जजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। अमित शाह ने पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर सलवा जुडुम पर फैसला नहीं आता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक ही खत्म हो गया होता। रिटायर्ड जजों के समूह ने बयान में कहा है कि सलवा जुडुम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करने वाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फैसला न तो स्पष्ट रूप से और न ही लिखित निहितार्थों के माध्यम से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन करता है। देश की राजनीति में इन दिनों दो मुद्दे सुर्खियों में हैं। एक है एसआईआर का मुद्दा तो दूसरा 130वें संविधान संशोधन विधेयक का है। इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने इस मामले पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी बयान सामने आया है। ये हम लोग कोविड में थे तो आप सभी लोग हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ये पहली बार वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहते हैं क्या इस देश में? वर्क फ्रॉम जेल होगा मतलब कि मुख्यमंत्री बैठेंगे अंदर, कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होगी। ये प्रैक्टिकल है क्या? मान लीजिए कि युद्ध या मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आती है, अर्जेंट डिसीजन लेना है, कैसे लिया जाएगा? जेल के भीतर से? या आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो कैबिनेट की फाइल्स होती है, आप लोग कवर करते हैं गवर्नमेंट को, सीक्रेट होती है। अब जब कुछ अंदर आता है जेल के, वो तो चेक होकर आती है, तो क्या ये सीक्रेट फाइल्स अब वहां के प्रशासन को बताकर फिर अंदर आएगी कैबिनेट मीटिंग के लिए? और जन सुनवाई कहां होगी? हालांकि ये लोग जनता से कटे हुए लोग हैं, पर जन सुनवाई क्या? आप जेल में एक मतलब अलग से कमरा होगा, वहां पे जनता आएगी और अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी। जब महाशय जेल में होंगे तब ये किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? तो नैतिकता पर तो ये कहीं पर भी टिक नहीं पाता, प्रैक्टिकलिटी पे भी नहीं टिक पाता। एक समय था जब चंडीगढ़ को अपनी चौड़ी और चमत्कार सड़कों के लिए जाना जाता था। ये शहर न सिर्फ अपनी नियोजित शहरीकरण के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी बुनियादी ढांचे के उत्कृष्टता के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन आज यही शहर अपने चेहरे पर काले धब्बों का घर बन गया है। सड़कों पर गड्ढों की समस्या ने न सिर्फ शहर की सुंदरता को बिगाड़ा है, बल्कि इसके निवासियों के लिए दैनिक जीवन शैली को भी प्रभावित किया है। इस मुद्दे को उजागर करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने शहर की सड़कों पर बने गड्ढों में कागज के कमल के फूल रखकर विरोध प्रदर्शन जताया। ये प्रदर्शन चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़कों पर गड्ढों को चिन्हित किया और उनमें कमल के फूल रखे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की और शहर की बिगड़ती सड़क की स्थिति के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर की सड़कों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये गड्ढे न सिर्फ गाड़ी चालकों के लिए खतरा है, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी जोखिम पैदा करने वाले हैं। उपरोक्त छवि में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर गड्ढों में कमल के फूल रखते हुए
देखे जा सकते हैं। इस दृश्य में कई लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, जबकि कुछ खड़े होकर प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। प्रदर्शन के बाद नगर निगम और प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि सड़कों की मरम्मत के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं और गड्ढों को भरने के लिए एक समयबद्ध योजना बनाई जाए। यूएपीए कानून के तहत जेल में बंद कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज हम जम्मू कश्मीर और अन्य जगहों पर जेलों में बंद निर्दोष लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनके माता पिता मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं हैं, एक विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। हम मांग करना चाहते थे कि उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री से बात करें। अगर निर्दोष को रिहा नहीं किया जा सकता तो कम से कम उन्हें जम्मू कश्मीर की जेल में ही रखा जाना चाहिए। ये राजनीति की बात नहीं है, ये मानवता की बात है। जैसे आप जानते हैं कि आज हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे उन कैदियों के लिए जो जम्मू कश्मीर में बेगुनाह जेलों में बंद हैं, खासकर जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिनके माँ बाप की रसाई उन तक नहीं है, वो केस क्या लड़ेंगे, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इसलिए हम चाहते थे कि उमर साहब से गुजारिश करें कि आप होम मिनिस्टर साहब से मिलिए। जो बेगुनाह है, अगर उनको आप छुड़ा नहीं सकते, कम से कम जो जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर जेलों में हमारे लोग बंद हैं, उनको वापस लाइए ताकि उनका इलाज मुआवजा हो। आपको पता है शबीर शाह साहब बीमार, बहुत जो अमीर जमात है बीमार, ऐसे कई लोग बहुत बीमार हैं, मगर इवन उनका इलाज करने के लिए उनके घर वालों को अदालत में जाना पड़ा। हमारे जो गरीब लोग हैं वो अदालत कहाँ जाएंगे? वो अगर बीमार है तो उनको कौन पूछता होगा, उनकी कहाँ रसाई होगी। इसलिए मेरी उमर साहब से गुजारिश है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। आप होम मिनिस्टर साहब से ये मसला उठाइए। हमने कोशिश की थी असेंबली में रेजोल्यूशन लाने की कि इनको वापस लाया जाए, मगर उस रेजोल्यूशन को यहाँ की सरकार ने एंटरटेन नहीं किया। इनको पैरोल नहीं होता है, इनको फरलो नहीं दिया जाता है, इनका एडमिशन नहीं होता है, जबकि गुरमीत सिंह जैसा गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट, मर्डर, हर रोज उसको पैरोल पे छोड़ा जाता है। मगर आज तक जम्मू कश्मीर के किसी कैदी को, जिसका कोई अभी वो कैदी है, अभी वो मुल्जिम भी नहीं है, अभी वो खाली एक्यूज है, उसमें किसी को भी आज तक पैरोल नहीं मिला। तो मेरी गुजारिश है मोहतबाना उमर साहब से, अगर हो सके ऑल पार्टी डेलीगेशन, हम जेलों में जाना चाहते हैं सब मिलके। अगर आपको उससे कोफ्त है, कम से कम अपने 2-3 मिनिस्टरों की टीम कॉन्स्टिट्यूट कीजिए और जहाँ जहाँ भी हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान जेलों में बंद है उनको देखिए वो किस हाल में है, और साथ ही उससे पहले होम मिनिस्टर साहब से बात कीजिए, उनको कहिए कि हमें ये लोग जम्मू कश्मीर की जेलों में वापस चाहिए, क्योंकि अभी तक इनका ट्रायल चल रहा है, ये कन्विक्ट नहीं है राम रहीम गुरमीत सिंह की तरफ। मुंबई भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी आज अमित साटम को दी गई है। उन्होंने आशीष सेलार की जगह ली है। महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में इस पद पर नियुक्त किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अमित साटम की नियुक्ति के अलावा महाराष्ट्र की राजनीति के संबंध में अपनी खुलकर बात रखी। बहुत ताकत के साथ ये जिम्मेवारी संभाली थी और उन्होंने भी मुंबई भाजपा को बल दिया, और अब नई संगठनात्मक व्यवस्था में महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी ने कोर कमेटी के साथ, मुंबई के प्रमुख नेताओं के साथ और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा जी तथा शीर्ष के सभी नेताओं के साथ संवाद करते हुए ये तय किया कि अब मुंबई भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नए व्यक्ति के हाथ में दी जाएगी और सबने मिलकर विधायक अमित साटम इनके नाम को चुना और आज अध्यक्ष जी ने उनके नाम की घोषणा की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमित साटम जी ये विधानसभा में एक बहुत ही मुखर विधायक के रूप में प्रसिद्ध है और अपने अभ्यास के बलबूते और अपनी आक्रामकता के बलबूते
उन्होंने एक अपनी अलग प्रतिमा तैयार की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा देश भर की जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों की नजरबंदी के विरोध में श्रीनगर में किए गए प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वो विरोध कर रही हैं तो उन्हें करने दीजिए, लेकिन बेहतर होता कि वो अगर दिल्ली जाकर वहां के नेतृत्व से बात करती, क्योंकि ऐसे सभी मुद्दों पर दिल्ली में ही फैसला होता है। महबूबा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट किया है, जो उनका लैंग्वेज चेंज मैंने ठीक किया। ये हम सब इस चीज से जो है परेशान हैं, लेकिन यहाँ श्रीनगर में करके उसका कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहां पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखी, क्योंकि फैसला वहां से होना है। बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, कोई किसी को इससे एतराज नहीं होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में बड़ा प्रदर्शन जारी है। हजारों छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। राहुल गांधी ने सरकार पर युवाओं के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया, जबकि खड़गे ने भाजपा पर शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक है। छात्रों के मुताबिक पुलिस ने उन्हें जबरन प्रदर्शन स्थल से हटाने की कोशिश की। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप करने पर प्रदर्शनकारी कार्यक्रम स्थल से भागते हुए देखे गए हैं। कुछ प्रतिभागियों ने भर्ती में कुप्रबंधन का भी आरोप लगाया और परीक्षा प्रक्रिया में प्रशासनिक विफलताओं और पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा किया है। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि लगभग 1500 प्रदर्शनकारी छात्र रामलीला मैदान में जमा हुए। इनमें से लगभग 100 ने बार बार अनुरोध और सूचना के बावजूद निर्धारित समय के बाद जाने से इनकार कर दिया। 44 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि अन्य तितर बितर हो गए। इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे की ओर ध्यान खींचा है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि छात्रों के नेतृत्व वाला ये आंदोलन न केवल बढ़ते असंतोष को दर्शाता है, बल्कि एसएससी परीक्षाओं के संचालन और परिणामों की प्रक्रिया के तरीके को लेकर गहरी निराशा भी दर्शाता है। छात्र महाआंदोलन के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन ने ऑनलाइन गति पकड़ी। साथ ही सोशल मीडिया पर शेयर किए गए विजुअल्स में धरना स्थल पर भारी भीड़ दिखाई गई। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली मेट्रो ने एक बार फिर से लंबे समय के बाद अपने किराए में बढ़ोतरी की है। ये आज से लागू हो गया है। सभी लाइनों पर 1 रुपए से 4 रुपए तक और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 1 रुपए से 5 रुपए तक की वृद्धि की गई है। DMRC के अनुसार अब दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 11 रुपए और अधिकतम किराया 64 रुपए होगा। ये बदलाव 8 साल के बाद किया गया है, जिससे लाखों यात्रियों पर खर्च पर असर पड़ेगा। मेट्रो का किराया बढ़ा, थोड़ा सा तो नॉर्मल इंसान को जो हम कमाते हैं उसको असर तो पड़ा है, पर कह रहे हैं कि इनको थोड़ा सा इकोनॉमी कम करना चाहिए, लेस करना चाहिए। जो भी नॉर्मल के हमारा मंथली 4 से 5 हज़ार जाता है मेट्रो में, अगर किराया थोड़ा बढ़ता है तो प्रेशर आता ही है, फैमिली चलती है। वैसे अदरवाइज अगर देखें फैसिलिटीज वाइज तो अच्छा है, इतना तो नॉर्मल बढ़ेगा, पर अगर थोड़ा सा और चीप होता डिस्काउंट में तो और अच्छा होता। वैसे तो मेट्रो बहुत कंफर्टेबल है, ये लाइफ है दिल्ली की, तो वैसे बहुत बढ़िया है। हल्का फुल्का फर्क पड़ा है, उसमें कोई माने नहीं है, पर यह है कि अगर थोड़ा सा नॉर्मल जो एम्प्लॉई हैं, जो भी आते हैं जिसको उनका वो ऑफिस आते हैं, उनको थोड़ा सा लीव देना चाहिए। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तो अफोर्ड कर नहीं पाती है, मेट्रो स्टेशन का ये जो किराया वगैरह होता है ये अफोर्ड नहीं कर पाती है। कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो बढ़ा है किराया, ये थोड़ा सा मैक्सिमम कम होना चाहिए कि मिडिल क्लास लोग भी उसको अफोर्ड कर सकें और उसी तरीके से यूज कर सकें। आपका मानना है कि जो किराया बढ़ा वो कम होना, थोड़ा कम रहना चाहिए जो अपने लेवल पे है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के लोग हत्या कराने में विश्वास रखते होंगे। समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है। जब पूजा पाल सपा में थी तब उन्होंने कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए। उन्होंने सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पर द्वारा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र का हवाला देते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूजा पाल के आरोपों की जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। समाजवादी पार्टी पर अपनी हत्या की आशंका जताई है, अखिलेश यादव पर हत्या कैसे ये लोग। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कहा लखनऊ की प्रेस में, उनको खतरा हो सकता बीजेपी से हो, और जब तक समाजवादी पार्टी में थी कभी उनको खतरा नहीं हुआ। और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी ने भी पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री जी को कि इसकी जांच की जाए और जांच करके बताएं कि किससे खतरा है। और हम तो कह रहे हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराइए, और केंद्र की भी सरकार उनके पास है, प्रदेश की भी उनके पास है, सुरक्षा तो क्यों नहीं दे रहे। यूपी के बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां एक ट्रैक्टर की कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 50 से 60 श्रद्धालु ट्रैक्टर में सवार थे। इनमें से 43 लोग घायल हो गए हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है, उस बारे में क्या जानकारी? ये सुबह एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ट्रक ने हिट किया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली कासगंज में सोरो क्षेत्र से आ रही थी, जिसमें लगभग 61 लोग सवार थे। और एक्सीडेंट में तुरंत सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया, विभिन्न अस्पतालों में। और इस पूरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक चिकित्सकों द्वारा की गई है। और कुछ लोग हैं जो वैसे तो ये चिकित्सक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो अब तक की सूचना है लगभग 3 लोगों को क्रिटिकल बताया गया है। और अन्य जो हैं उसमें लगभग 10 के लगभग घायल भी बताए गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। और जो मौके से जो ट्रक है इसको सीज किया गया है, और इसके जो ड्राइवर है ये अभी फरार है, इसकी धरपकड़ की जा रही है। और जो भी अन्य रेस्क्यू से संबंधित कार्रवाइयाँ होती हैं वो यहाँ पर डीएम एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर की जा रही है। परिजनों को सूचित किया गया, अन्य परिजनों को, और वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। और सभी टीम, पूरा प्रशासन पुलिस की लगी है कि इसमें जितना भी रेस्क्यू का और आगे इलाज का कार्य है वो बेहतर हो सके। सर, ये श्रद्धालु कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सोरो क्षेत्र जो है कासगंज में, वहाँ के कुछ गाँव हैं, वहाँ से चले थे। और जो अब तक बताया गया है कि जाहरवीर नामक कोई जगह है राजस्थान में, वहाँ जा रहे हैं। तो सर, इसमें जो मृतक के परिवार के लोग हैं उन्हें सर कोई मांग रहे थे सर? नहीं, अभी इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं और समस्त प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है। अभी तक उच्च और निचले सदन से जेपीसी के सदस्यों की सूची नहीं आई है। इससे पहले यूपी स्थित फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। सांसद ने कहा कि इसका फैसला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रहित में सोचेंगे, राष्ट्रहित में सोच करके देश हित में, संविधान हित में जो उचित मुनासिब समझेंगे उसको करेंगे। देखिए, ऐसा है, ये जो आनंद में विधेयक प्रस्तुत हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री 30 दिन तक जेल में रहेंगे, कस्टडी में रहेंगे, तो उनका पद खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है, और ये विधेयक जो है ये माननीय उच्चतम न्यायालय या हमारी न्यायपालिका के अधिकारों और क्षेत्र में अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण है और बिल्कुल गलत है। इस तरह का तो दरोगा के हाथ में न्यायपालिका की जो शक्ति है वो दरोगा के हाथ में दी जा रही है। और एक कहावत है, वही कोतवाल वही जज।
आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रियों के खिलाफ लाए गए 130वें संशोधन विधेयक पर दिए गए एक इंटरव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह अभी भी पूर्णतः नेता नहीं बन पाए हैं, उनके अंदर अभी भी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है। इस कानून से न केवल विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की सोच बल्कि उनके जो अपने प्रतिस्पर्धी लखनऊ में बैठे हैं उन्हें भी निपटाने की कोशिश में है। नहीं, देखिए, अमित शाह जी मैं समझता हूं कि मूलतः अभी भी राजनेता नहीं बन पाए। उनके अंदर सबको ले चलने की क्षमता नहीं है और मैं तो कहूंगा न सिर्फ विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की कोशिश है बल्कि उनके जो प्रतिस्पर्धी लखनऊ में बैठे हुए हैं उनके भी निपटाने की कोशिश है। ये आंतरिक विपक्ष और बाह्य विपक्ष दोनों को खत्म करना चाहते हैं। क्या अमित शाह जी ने ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी सुनी है या नहीं सुनी है, या सुन के अनसुना कर दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ईडी से आप तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हो, किसके इशारे पे काम कर रहे हो। तो ये सब संदेश है माननीय गृह मंत्री जी को। लेकिन मैं दोहराता हूं, वो न सिर्फ अपने बाहर के विपक्ष कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, डीएमके, टीएमसी, सपा, बल्कि अपने अंदर भी जो उनसे कंपटीशन में चल रहे हैं लखनऊ वाले, उन तरह के तमाम लोगों को भी निपटाने की मंशा है इस कानून के तहत। पटना में पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों को राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने से रोक दिया गया। पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। हम सरकार से वार्ता का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार या तो हमको बुलाकर बात करे या सरकार के प्रतिनिधि यहाँ आकर हमसे वार्ता करें। हम लोग वार्ता के लिए बैठे हुए हैं। हम यहीं बैठेंगे, इंतजार करेंगे सरकार का कि सरकार के लोग कौन लोग यहाँ आते हैं, नहीं तो हमको ले चले वहाँ। दोनों में से कोई रास्ता सरकार को चुन रहा है। हम आए हैं यहाँ बात करने के लिए, हम कोई नक्सली आतंकवादी नहीं है। हम सरकार से बात करने के लिए आए हैं। क्या दिक्कत है सरकार को हमसे बात करने में? हमारी बात सुनने में सरकार को क्या दिक्कत है? सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोगों को हम लोग से क्या भय है? आप हमारे प्रतिनिधि मंडल से बात कर लें, या नहीं लगता है कि हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां नहीं जा सकता तो सरकार का ही प्रतिनिधि मंडल हमसे बात कर ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने रात 8 बजे इस्तीफा दिया और फिर गायब हो गए। कोई नहीं जानता है कि वो कहां गए। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो रहा जिसके कारण ये स्थिति बनी। उनकी या सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अब वे इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो उदाहरण आपको पहला मिला होगा देश में, दुनिया के अंदर। दुनिया में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि कोई इतने बड़े पद पे रहे। उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं? देश का उपराष्ट्रपति। वो देश का उपराष्ट्रपति शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, मीटिंग ले रहा है, और 8 बजे लगभग वो इस्तीफा दे रहा है और बिल्कुल सीन से गायब हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति भवन में है कि नहीं पता नहीं किसी को, किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो कोई तो ऐसा कारण हुआ होगा जिसके कारण नौबत आई है। एक मंत्री इस्तीफा देता है तो हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार स्पष्टीकरण दिया जाता है क्या कारण रहा है। और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना उनकी तरफ से ना सरकार की तरफ से। अब लीपापोती कर रहे हैं। इतने दिन से वो बाहर आ नहीं रहे हैं। पूरा देश पूछ रहा है वो है कहाँ पर, चिंतित है। पूरी दुनिया में एक उदाहरण अलग बन रहा है। तो उसकी बदनामी से बचने के लिए अमित शाह जी ने ये जो नया जुमला बोला है कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो क्या तो आप गए कोई मिलने के लिए उनसे? कोई मंत्री को भेजा आपने? पीएम नहीं गए, गृह मंत्री नहीं गए, कोई तो जाता। उनका एक डिप्टी मिनिस्टर चला रहा था, राज्य मंत्री चला रहा था। कोई गया मिलने के लिए भी आपकी तबीयत कैसे है? पूछा किसी ने? जब पूछा ही नहीं किसी ने
तो ये आप इस प्रकार लोगों को भ्रमित कर रहे हो, देशवासियों को। लोग भ्रमित होने वाले नहीं है, पूरा देश पूछ रहा है। हमारा उपराष्ट्रपति था, अचानक वो गायब कैसे हो गया, पूछ रहा पूरा मुल्क। इनको ये दबाव में है, इसलिए इन्होंने एक नया सगुबा छोड़ा है कि वो तो स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, इस्तीफा दिया, इसलिए वो घर पर ही है। गाजा और इजराइल की जंग को शुरू हुए अभी 2 साल होने वाले हैं और अभी भी शांति समझौता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। गाजा में अकाल और भुखमरी के बीच हालात ये हैं कि खुद इजरायली सेना हमला करके थकती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से आग्रह किया है कि वो हमास के साथ बंधकों की अदला बदली वाली डील को स्वीकार कर लें। I have to tell you that I was quite surprised that such a decision was made, with all this radicalism that came from all over the world into India. I have to do it here in India. It was a surprise me this way or another. But I think that it's nothing to do with India. Of course, it's an international organization. But I think that to prevent Israeli scientists and Jewish scientists from all over the world, from my point of view, Israel representing the Jewish world, is something that unacceptable in my point of view. We are, like in India, we are ancient people with a very strong connection to physics and science and things like that, and not to be part of it, it's only a political decision coming from a very specific countries. So India and Israel are always in good relations. When India is hosting such an event, what are the reasons do you see that Israel has been blocked to be participated in this at the land of India? I think that nobody in India knows what is the decision. I think this organization took a decision without any permission, and I think to do it here on this fantastic land is something, in my point of view, unaccepted from their point of view. I think that we should stop it. I don't give a lot of importance to this organization, but the idea that they are driven from a very radical groups that was pushing them towards anti-Israeli resolution, it's something that I have to react for that, and I think that a lot of friends of us here in India told me to react, and I think that is the right thing to do. हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।